हाँ चलिए तो शुरू करते हैं। ये ओनली आइज का नोट्स है मुग़ल मिडिवल हिस्ट्री का, मुग़ल सल्तनत के बारे में। जितना कर पा रहे हैं थोड़ा सा मुग़ल का ही वीडियोस में कंप्लीट हो पाएगा। आज से शुरू करते हैं इसको। तो पहली चीज़ आती है कि मुग़ल कौन थे। आप देख पा रहे होंगे तो मुग़ल जो चंगेज़ खां की तरफ से माता जो थी उनकी चंगेज़ खां की वंशज थी और पिता जो थे वो तैमूर के उत्तराधिकारी थे। तो मुग़ल दो तरफ से आए, चंगेज़ खां की तरफ माता उनकी चंगेज़ खां की वंशज के उत्तराधिकारी के रूप में थी और पिता तैमूर के उत्तर। लेकिन आगे जो बढ़ा है वो बढ़ा है तैमूर की तरफ से। वो लोग अपने को जैसे होता है ना माता और पिता, जैसे आधुनिक पितृसत्तात्मक समाज है वैसे ही कह सकते हैं हम कि माता की तरफ वाला नहीं बढ़ा है पिता की तरफ का। बने वो हालांकि अलग हैं। क्यों उनका नाम मुग़ल कहते हैं, क्या वो मंगोल से आए, क्या उनको मंगोल में प्रभाव था, ये एक अलग डिस्कशन है। हम लोग अभी फैक्चुअल पीटी की तरफ से थोड़ा थोड़ा देखते जाते हैं। अब पढ़ते हैं तो समझते हैं। देखिए, वे दो महान शासकों के वंशज थे। अपनी माता पक्ष से वे चंगेज़ खां के वंशज थे जो चीन और मध्य एशिया की मंगोल जनजाति का शासक था। चंगेज़ खान मंगोल जनजाति का शासक था। ठीक है। एक क्वेश्चन है यूपीपीसीएस, हमारा ओरिएंटेशन है यूपीपीसीएस प्री अभी फ़िलहाल, और जितने यूपी सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम्स हैं या कह सकते हैं वनडे के कुछ अच्छे एग्ज़ाम्स, उसमें से ये क्वेश्चन आता है, पूछा गया है खूब कि मुग़ल मातृ पक्ष से क्या थे। तो चंगेज़ खां के वंशज थे। पिता के पक्ष में वे ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की के तैमूर के उत्तराधिकारी थे। जो तैमूर का जो शासन था वो था ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की पर। ठीक है। ये मुग़ल एम्पायर पूरा। देखिए, पहले तो हम ऑल क्रेडिट गोज़ टू ओनली आईएएस सुमित तिवारी सर का हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं कि नहीं, बहुत बेहतरीन नोट्स है उनकी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं उनके। मैं खुद उनका स्टूडेंट हूँ, अभी भी सुनता हूँ, रेगुलर सुनता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुग़लों का नाम जो मुग़लों का नाम पड़ा है वो मंगोलों से लिया गया है। ठीक है। इन्होंने पितृपक्ष से तुर्की शासक तैमूर वंशज के रूप में अर्थात तैमूरी राजवंश के रूप में उल्लिखित किया। अपने को तैमूर कहलाना ज़्यादा पसंद किए। ठीक है। मुग़लों को अपने तैमूर वंश पर गर्व था क्योंकि उनके महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। ठीक है। 1398 में कब्जा कर चुके थे एक बार उनके वंशज, फिर गैप आया, फिर दोबारा वो आते हैं, फिर बाबर आता है, पानीपत का युद्ध लड़ता है। ठीक है। मुग़लों को मुग़ल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं था क्योंकि चंगेज़ खां का शासनकाल अनगिनत लोगों के नरसंहार से संबंधित था। यह उनके मंगोल जो प्रतियोगी थे उज्बेकों के नाम से जुड़ा हुआ था। अच्छा, वो मंगोल क्यों नहीं कहलाना चाहते थे? क्योंकि जो शासन था 1398 में वो मतलब खून का शासन था, एक हिसाब से बहुत ज़्यादा खून बहा लोगों का, ऐसा शासन था। तो वो अपना ये चीज़ें नहीं कहलाना पसंद करते थे। जो पॉइंट लगे वो नोट करते जाइएगा। ऐसे वीडियो आते रहेंगे, लगातार आते रहेंगे। हमारा काम है रिवीजन कराना। हो सकता है कहीं से हमें ऑब्जेक्टिव अगर अच्छा मिलेगा, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे तो हम उसको भी आगे कराएंगे। नया इनिशिएटिव है, हो सके तो मतलब लाइक करिए, शेयर करिए, देखते हैं कहाँ तक बढ़ पाते हैं। ठीक है, चलिए मुग़लों को ये डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम मुग़ल शासक बाबर ने, जो प्रथम मुग़ल शासक था बाबर था, तुर्की भाषा का प्रयोग किया और मंगोलों को बर्बर शासक कहा। अच्छा, थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि बाबर ने ही तुर्की भाषा का प्रयोग किया है। जैसे ही एक क्वेश्चन आता है यूपी में कि मुग़ल जो सल्तनत थी या मुग़ल प्रशासन था, मुग़ल प्रशासन की भाषा क्या थी? तो मुग़ल प्रशासन जो था जब पीक पे था अपना मुग़ल, तो उस समय फ़ारसी का उन्होंने मतलब खूब बढ़ावा दिया। ठीक है। साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर को उसकी मातृभूमि फरगना मध्य एशिया से उज्बेकों द्वारा निकाल दिया गया। फरगना से उज्बेकों द्वारा निकाल दिया गया और फिर उसने अफ़गानिस्तान से खैबर दर्रे के माध्यम से लगातार दक्षिण की ओर भारत में प्रवेश किया। दक्षिण की ओर भारत में प्रवेश किया। वह पंजाब में भीरा, सियालकोट, लाहौर पर कब्जा करने में सफल रहा। पंजाब में कब्जा किया उसने पहले, ऐसा नहीं कि सीधे यहीं पे लड़ ही लिया था, पहले धीरे धीरे भी आया हो। बाबर द्वारा पंजाब परगना को प्राप्त करने की लालसा काबुल की अल्प आय को पूरा करने के लिए थी, जो कि एक साम्राज्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी और उसे काबुल पर उज्बेकों के हमले की आशंका थी।
इस प्रकार उसने भारत को आश्रय पाने के लिए एक अच्छी जगह माना और उज़्बेकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उपयुक्त आधार विकसित किया। ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि क्यों उसने भारत ही चुना, वो इधर उधर क्यों नहीं गया, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद भारत में अस्थिर राजनीति स्थिति ने उसके प्रवेश को और सहायता प्रदान की। वही है, क्यों अंग्रेज आ गए, क्यों बाबर आ गया, मतलब जब कहीं पे भी देश के अंदर अस्थिरता होगी, अस्थिरता होगी, तो समस्या है कि बाहर वाले तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये आपके घर में हो, ये बाहर हो, समाज में हो, कहीं पे भी हो, ये कॉमन पॉइंट है। फिर 1526 में अपने कबीले के सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में प्रदेशों और संसाधनों की तलाश में वो आगे बढ़ा। ठीक है। 1526 में उसने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया, दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछता है कि पानीपत का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत में। एक सवाल मेंस में तो नहीं, इंटरव्यू में कई बार पूछता है, या कहीं इंटेलेक्चुअल्स की अगर डिस्कशन हो रहा है तो बात होती है कि युद्ध पानीपत में ही क्यों हुए। सोचिएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय जो युद्ध हो रहे हैं पानीपत में ही होते जा रहे हैं, ऐसा क्या है। अब 1526 पानीपत में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हरा दिया बाबर ने। बाबर के सैनिक संख्या में कम थे, लेकिन उसकी सेना का संगठन काफ़ी बेहतर था। संगठन ही एक ऐसी चीज़ है जो विजित कराती है, तो वो बढ़िया था। ठीक है। बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, अपने पुत्र हुमायूं को आगरा पर कब्जे के लिए भेजा। बाबर ने खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया। आगे बढ़ते हैं। 1526 खानवा में राणा सांगा राजपूत शासकों और सहयोगियों को हराता है। एक वो है शॉर्ट में ट्रिक होती है कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पी के घर चला गया। तो इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। बाबर आया 1526 में, तो पानी पिया, पानी से पानीपत 1526। 1527 में खाना खाया, तो खाना खाया का होगा खानवा। 1528 पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, तो चाय पिया से चंदेरी का युद्ध। फिर 1529 में घर चला गया का मतलब होता है घाघरा का युद्ध। ये ट्रिक है, कई जगह मिल जाएंगी आपको, ऐसा नहीं है, ये हमने भी कहीं से कॉपी ही किया होगा, अभी याद है, कई सालों का पढ़ा हुआ है, तो कहाँ से क्या है, लेकिन ठीक है। 1526 बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया। 27 में खाना खाएगा, चाय पिएगा, चंदेरी का युद्ध 1528। इसके बाद घर वापस चला गया 1529 में। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि बाबर को दौलत राम लोदी, जो पंजाब के राज्यपाल थे, आलम खां, इब्राहिम लोदी के चाचा, और मेवाड़ के राणा सांगा द्वारा इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए आमंत्रित किया गया था। देखिए, राणा सांगा इन्होंने भी आमंत्रित किया, माना नहीं जाता, ऐसा है ही, राणा सांगा ने आयोजित मतलब इनको बुलाया था। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने बुलाया था। ठीक है। और दौलत राम लोदी ने तो बुलाया था, ये इनको हराने के लिए कि यहाँ से इब्राहिम लोदी को हरा दिया जाए और इनकी सत्ता काबिज हो जाए। लेकिन मुग़ल तो मुग़ल थे, कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में देखने लगते हैं, तो ये मुग़ल सल्तनत का पूत था जो अपने पैर दिखाने लगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होंगी जो आपको हमारे नोट्स में दिख रही होंगी, ये हमने अपने लिए बना रखा है। आलम खान इब्राहिम लोदी का चाचा है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। ठीक है। मेवाड़ के राणा सांगा को बाबर से पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद काबुल लौट जाने की उम्मीद थी, लेकिन भारत में बने रहने का उसका निर्णय राणा की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को एक बड़ा झटका था। राणा सांगा राजस्थान के एरिए में बड़े राजा थे, सम्राट थे, उस एरिया की जागीर थी, तो लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा, वो चूँकि विस्तार करना चाह रहे थे, वो नहीं हो पाया। मेवाड़ ने राणा सांगा और उनके सहयोगियों को पराजित किया। मेवाड़ के राणा सांगा और उनके सहयोगियों को पराजित किया बाबर ने दिल्ली आगरा क्षेत्र पर अपना स्थान हासिल कर लिया। ठीक। राणा सांगा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की और गाजी की उपाधि धारण की। यूपी पुलिस पेट सवाल नोट करिए। बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ युद्ध में जिहाद की घोषणा की
और जीत के बाद गाजी की उपाधि धारण की। कैसा सवाल बनता है, किस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? राणा सांगा के खिलाफ कौन सा युद्ध हुआ था? 1527 खानवा का युद्ध। ठीक है, इसी में जिहाद की घोषणा की। अच्छा, जिहाद, ठीक है, जिहाद का मतलब वो धार्मिक युद्ध, उसने एक धर्म का युद्ध बना दिया था। अब वर्तमान में भी आप देख सकते हैं कि नहीं, खून खौल जाता है धर्म में, राजनीति बहुत चरम पे है। यूपी का चुनाव मतलब चल ही रहा है, यूपी के साथ अन्य राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि जब धर्म की बात आती है तो आदमी सब कुछ भूल जाता है, और भूल जाता है तो समस्याएं वहीं से क्रिएट होने लगती हैं। जब उसने एक पक्ष धार्मिक था, दूसरा पक्ष में वहाँ पे राणा सांगा भी थे, आलम खान भी थे जो उनके चाचा थे, तो वो दोनों मिली जुली सरकार चलाना चाह रहे थे। यहाँ उसने सिर्फ जिहाद की घोषणा कर दी। तो 1527 इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। 1528 चंदेरी में राजपूतों को पराजित किया, उनकी मृत्यु से पहले आगरा और दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, चंदेरी युद्ध 1528 मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया। इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए, चंदेरी का युद्ध 1528 में मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया। आगे बढ़ते हैं, घाघरा की लड़ाई 1529, घाघरा का बिहार, घाघरा वहीं पे मलिज बहती भी है। यह लड़ाई बाबर और महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का भाई, जो अफगान प्रमुखों का सरदार था। सरदार मतलब कह सकते हैं जो छोटे मोटे कबीले हैं उनको, कई सारे लोगों का एक नेता। ठीक है, बाबर भारत में महत्व, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो हम अभी ये डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें जो हमें दिख रही हैं, जैसे उसने 4 बाग पद्धति की शुरुआत की, ये हमने एक वीडियो और बनाया है, उस पर भी आपको मिल जाएगा कि 4 बाग पद्धति होती क्या है। हुमायूं का मकबरा जो था वो 4 बाग पद्धति पर ही बना था। जैसे तुर्की भाषा में उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा, अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा फारसी में अनुवादित, 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ से, लिखी। तो बाबर की जो भाषा थी वो तुर्की भाषा थी। अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा, ठीक है, समझ गए। और उसको जो अनुवादित किया, देखिए तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में, बाबरनामा अब्दुल रहीम खाने द्वारा फारसी में अनुवादित। मुगल साम्राज्य की जो भाषा थी बाद में वो फारसी ही हो गई थी। मुगल दरबार की जो भाषा थी, साम्राज्य के मुगल दरबार की जो भाषा थी। यद्यपि वह एक रूढ़िवादी सुन्नी मुस्लिम था, परंतु ना तो वह धर्मार्थ कट्टर था, ना ही धार्मिक उलमाओं द्वारा दिए गए सही फैसलों का अनुपालन करता था। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ना तो वो एक हिसाब से औरंगजेब था कि वो बिल्कुल जो भी उनके उलेमा कह रहे हैं वही माने, और ना वो अलाउद्दीन खिलजी था कि नहीं उलेमा ने जो कहा वो तो हम मानेंगे नहीं, उसे जो समझ में आता था अलाउद्दीन खिलजी को वो वही करता था। तो बाबर इन दोनों का मिश्रण था, इसीलिए वो मुगल पनप पाए। जो बहुत रिजिड होते हैं ना किसी भी चीज़ में, वो साम्राज्य निर्माता नहीं हो सकते हैं। आपको ना विनम्रता के साथ थोड़ा सा दृढ़ता भी होनी चाहिए। ये एथिक्स में कभी डिस्कस कर लेंगे कि विनम्रता और दृढ़ता। ठीक है, अब बाबर तो ख़त्म हो गया, अब इसके बाद हुमायूं आता है, ये हम अगली बार में डिस्कस कर लेंगे। बाबर से इतनी चीज़ें मिली हैं, कुछ और चीज़ें हैं। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की काबुल में। बादशाह नहीं, ये पातशाह है। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की काबुल में। अच्छा, ये उसका हो गया। ठीक है, थैंक यू। आगे मिलते हैं, हुमायूं के बारे में बात करेंगे।